नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर तैयारी भी कर लेते हैं। क्लास 10th में जो हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे और हमने लेंस और दर्पण के बारे में कुछ चर्चाएं कर ली हैं। आज दर्पण के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। आज हम समझेंगे दर्पणों के उपयोग। दर्पण के उपयोग बोर्ड के दृष्टिकोण से, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अवतल दर्पण का उपयोग मोस्टली पूछा जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग ही सबसे पहले हम समझेंगे। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है? अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से ऐसी जगह होता है जहाँ प्रकाश की कणों को हमें फैलाना होता है। ठीक है, अब ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर प्रकाश की कणों को हम फैला सकते हैं? जैसे टॉर्च है, टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। कोई भी हमारी बाइक है, मोटरसाइकिल है, उसकी जो हेडलाइट है अर्थात आगे वाली जो लाइट है उससे प्रकाश को फैलाना होता है आगे, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और किसी छोटी चीज को थोड़ा जूम करके देखना है, बड़ा करके देखना है, तो वहां प्रयोग होता है। तो सैलून जो होते हैं उसमें जो सेविंग वाले मिरर होते हैं, सेविंग मिरर जो होते हैं अर्थात सेविंग करने के लिए जिन दर्पणों का प्रयोग होता है, जिन शीशों का प्रयोग होता है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो मुख्य रूप से अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो वहां पर होता है जहाँ किसी चीज को थोड़ा बड़ा करके देखना होता है, अथवा आपके जो टॉर्च होती है जिसमें समांतर पुंज को निकालना है, फोकसित करना है बड़ा करके, वहां पर प्रयोग होता है। आगे वाली जो हेडलाइट होती है कार में या फिर आपकी बाइक में, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और उत्तल दर्पण का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है, उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है साइड मिरर में। किसी भी वाहन के साइड मिरर में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो पीछे बड़े से बड़ा वाहन आ रहा है वो आराम से दिखाई दे जाए एक छोटे से मिरर में। तो इसमें साइड मिरर के लिए जो मिरर का प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है उत्तल प्रकृति का होता है, अर्थात उत्तल दर्पण होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोग है आपके दर्पणों के। अवतल दर्पण का प्रयोग सबसे ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग है वो टॉर्च में किया जाता है, हेडलाइट में किया जाता है और जो सेविंग मिरर होते हैं उनमें किया जाता है। और जो उत्तल दर्पण है इसका प्रयोग सबसे ज्यादा वाहन का जो साइड मिरर होता है जिसमें पीछे आने वाले वाहन को देखा जाता है, वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम समझते हैं चिन्ह परिपाटी को। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन और वर्तन से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो भी आंतरिक प्रश्न हैं, वो तब तक आपसे सॉल्व नहीं होंगे जब तक आपको चिन्ह परिपाटी नहीं आती है। चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए हम गणितीय चतुर्थांश का प्रयोग करते हैं। चतुर्थांश का प्रयोग करते हैं। चतुर्थांश के बारे में आपने पढ़ा है। ये आपका चतुर्थांश होता है। इसको प्रथम बोलते हैं, द्वितीय बोलते हैं, तृतीय बोलते हैं, चतुर्थ बोलते हैं। 4 अंश होते हैं इसमें, इसीलिए इसे चतुर्थांश कहते हैं। पहला अंश ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसमें ये वाली जो लाइन है, क्षैतिज लाइन है, ये इधर -xh को और इधर +xh को प्रदर्शित करती है। और ये वाली जो वर्टिकल है आपकी ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ये नीचे -y को और ऊपर +y को प्रदर्शित करती है। तो चिन्ह परिपाटी के लिए हम चतुर्थांश का प्रयोग करते हैं। चतुर्थांश में आपके 4 अंश होते हैं, इसीलिए इसे चतुर्थांश कहा जाता है। इसमें इधर +h होता है, इधर -x होता है, इधर -y होता है, इधर +y होता है। अब हम जो दर्पण है जिसकी चिन्ह परिपाटी देखना चाहते हैं, उस दर्पण को हम, ये मूल बिंदु होता है, इस मूल बिंदु पर रखते हैं। उस दर्पण को इस मूल बिंदु पर रखते हैं जिस दर्पण के लिए हमें चिन्ह परिपाटी पता करनी है कि कौन सी राशि प्लस होगी या कौन सी राशि माइनस होगी। तो सर्वप्रथम पहला बिंदु चिन्ह परिपाटी के लिए कि जो वस्तु होती है, वस्तु जो होती है वो सदैव अर्थात हमेशा जो दर्पण होता है, दर्पण कौन सा है, ये वाला जो दर्पण है, इससे बाईं ओर रखी जाती है। दर्पण से हमेशा बाईं ओर रखी जाती है।
अब देखिए बाईं ओर, जैसे बोर्ड का बायां है वैसे हमारा बायां हाथ है, अर्थात इस तरफ। तो वस्तु जो होगी वो हमेशा दर्पण से बाईं ओर रखी जाएगी, अर्थात इस तरफ रखी जाएगी। चाहे आपका दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण हो, चाहे दर्पण आपका अवतल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा दर्पण से बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा, जिस ओर आपकी वस्तु है, यानी वस्तु जिस तरफ है, अगर प्रतिबिंब भी उसी तरफ बन रहा है, जिस तरफ वस्तु है प्रतिबिंब भी उसी तरफ बन रहा है, तो प्रतिबिंब जो होगा आपका वो ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब जो होगा वो ऋणात्मक होगा, अर्थात इस वस्तु का प्रतिबिंब अगर इस तरफ बने, चाहे उल्टा बने चाहे सीधा बने, आपका मोस्टली उल्टा ही बनेगा, तो उसकी जो आपकी लंबाई होगी प्रतिबिंब की या ऊंचाई होगी वो आपकी ऋणात्मक रहेगी। जिस तरफ वस्तु है अर्थात बाईं तरफ है, तो प्रतिबिंब भी अगर बाईं ओर बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी। तीसरा, यदि प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता है, वस्तु से दाईं तरफ बनता है, प्रतिबिंब जो है वो दाईं तरफ बनता है, अर्थात इस तरफ बनता है, इस तरफ सीधा बनेगा, तो आपका जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो धनात्मक ली जाएगी, वो धनात्मक ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी। ठीक है। और अगर वस्तु इस तरफ रखी हुई है, इस तरीके से रखी हुई है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी, वस्तु की जो ऊंचाई होगी वो आपकी धनात्मक ली जाएगी। क्यों धनात्मक ली जाएगी? क्योंकि ये ऊपर प्लस बाई एच है, और वस्तु अगर किसी भी तरीके से नीचे की तरफ है, उल्टी है, या प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो ऋणात्मक ली जाएगी, क्योंकि नीचे माइनस बाई एच है। ठीक है। और इधर ऋणात्मक क्यों ली जाती है दूरी? क्योंकि इधर माइनस एक्स एच है, और इधर प्लस क्यों ली जाती है? क्योंकि इधर प्लस एक्स एच है। तो अगर पहला ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो वस्तु की स्थिति है वो हमेशा दर्पण से बाईं ओर ली जाती है, वस्तु की स्थिति हमेशा दर्पण से बाईं ओर ली जाती है। अगर ये आपको याद है तो इस चतुर्थांश की सहायता से आप पता कर सकते हैं कि जो आपकी दूरी है वो धनात्मक होगी अथवा ऋणात्मक होगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब अगर इसी तरफ बढ़ रहा है तो इधर चूंकि माइनस एक्स एच है, इसलिए उसकी जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, और इधर प्रतिबिंब अगर बढ़ रहा है तो उसकी जो दूरी होगी वो धनात्मक होगी, क्योंकि इधर प्लस एक्स एच है। और अगर वस्तु की ऊंचाई ऊपर की तरफ है तो वो आपकी धनात्मक होगी, क्योंकि इधर प्लस बाई एच है। और वस्तु अगर नीचे की तरफ है, वस्तु तो नहीं होगी, प्रतिबिंब होगा नीचे की तरफ, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो ऋणात्मक ली जाएगी। ठीक है। तो ये चिन्ह परिपाटी है, और अगर आपको समझ में नहीं आता है, एक उदाहरण के रूप में वैसे समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इजी है। तो आपका जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में सभी स्थितियों में मुख्य रूप से आपका जो प्रतिबिंब है वो इसी ओर बनता है। तो इसीलिए इसकी जो दूरियां होंगी, जैसे u है, v है, r है, f है, अभी बताएंगे कि u, v, r, f क्या होता है। ये सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं अवतल दर्पण के लिए, कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर। और जो आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, तो अभी मैंने बताया कि वस्तु तो हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो वस्तु की जो दूरी होगी अर्थात u होगा वो तो आपका माइनस रहेगा, इसके साथ जो b होगा वो भी माइनस रहता है, f और r जो होता है ये प्लस रहता है उत्तल दर्पण के लिए, उस विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। ठीक है। तो ये केवल काम चलाऊ है अगर आप इसे याद रख पाते हैं, अन्यथा की स्थिति में ये हर जगह फिट बैठेगा कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है तो वो ऋणात्मक होगा, दूसरी तरफ बनता है तो वो धनात्मक होगा, वस्तु की जो ऊंचाई होगी ऊपर की तरफ है, प्लस बाई की ओर है, तो वो ऊंचाई हमेशा प्लस में होगी, और अगर नीचे की तरफ है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ उल्टा बढ़ रहा है, तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो ऋणात्मक होगी। इसके बाद हम समझते हैं
कि आपका जो दर्पण सूत्र होता है और जो आवर्धन होता है वो क्या होता है। दर्पण सूत्र का निगमन कक्षा 10 की बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है केवल वो पढ़ना है। इसका जो निगमन है वो इंटरमीडिएट में है, इंटरमीडिएट में इसके निगमन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो दर्पण सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। अब यहाँ पर समझना है कि जो f है, जो प्रतीक चिन्ह लिया गया है वो क्या है, u क्या है और b क्या है। तो f जो आपका है वो फोकस दूरी है। किसकी फोकस दूरी है, किसी भी दर्पण की। फोकस दूरी क्या होती है इसको समझने के लिए पूर्ववत वीडियो देखें। u जो होता है वो वस्तु की दूरी होती है, u वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी होती है। b जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, b जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है। अब ये जो सारी दूरियां हैं, फोकस दूरी है, वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, ये हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है इसके लिए पूर्व वीडियो देखें। जितनी भी दूरियां हैं वो हमेशा ध्रुव से मापी जाती हैं। फोकस दूरी हो, वस्तु की दूरी हो अथवा प्रतिबिंब की दूरी हो, ये सभी ध्रुव से मापी जाएंगी। अब एक और होता है आर। आर को कहते हैं हम वक्रता त्रिज्या, बताया है आपको, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या और जो फोकस दूरी होता है इनमें संबंध होता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब ये वक्रता त्रिज्या है, ये भी कहां से मापी जाएगी, ये भी ध्रुव से मापी जाएगी। तो चिन्ह परिपाटी में एक और बिंदु आपको ऐड कर लेना है कि जो दूरियां होती हैं वो सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। वो चाहे फोकस दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो अथवा वक्रता त्रिज्या हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र को केवल याद करना है, इसमें जो प्रतीक चिन्ह है उन प्रतीक चिन्हों का अर्थ याद करना है कि u क्या होता है, b क्या होता है, f क्या होता है और r क्या होता है। इसका निगमन हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में इंटरमीडिएट में आप चर्चा करेंगे। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का अर्थ होता है कि जो वस्तु है और प्रतिबिंब है, वस्तु और प्रतिबिंब है, इनमें क्या संबंध है, वस्तु प्रतिबिंब में क्या संबंध है, ये बताता है आवर्धन। अब किस प्रकार का संबंध है, वस्तु से कितने गुना, वस्तु से कितने गुना प्रतिबिंब छोटा बना है अथवा बड़ा बना है, ये गुने में व्यक्त होता है। वस्तु से प्रतिबिंब कितने गुना छोटा बना है और कितने गुना बड़ा बना है। यदि जो वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है वो h है, वस्तु की ऊंचाई h है, और जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई जो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर h डैश है, तो जो आवर्धन होता है इसको हम यम से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन जो होता है इसको यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो आवर्धन जो होता है वो होता है h डैश बटे h, अर्थात इसकी जो परिभाषा है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा हमेशा कुछ गुने में। अगर ये गुना, इसका मान 1 से कम आया है, h डैश बटे h का मान 1 से कम आया है, इसका अर्थ है कि वस्तु है उससे प्रतिबिंब छोटा बना है। और 1 से ज्यादा आया है, इसका अर्थ है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बना है। ठीक है, एक और संबंध होता है इसमें, m बराबर होता है h डैश बटे h बराबर -b/u। तो ये संबंध होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई में और आवर्धन में।
और ये में जो संबंध होता है वो होता है प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, ध्रुव से, प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से और वस्तु की दूरी ध्रुव से। इसमें क्या संबंध होता है, हम न्यूमेरिकल में जो दिया गया है और जो निकालना है उसके अनुसार हम ये तीनों पदों में इन्हीं दो पदों को संबंध को प्रदर्शित करते उस न्यूमेरिकल को हम समझ सकते हैं। तो ये था दर्पण सूत्र, जिसमें आपको केवल ये समझना था कि दर्पण सूत्र क्या होता है, और ये था आपका आवर्धन। अगला टॉपिक है आपका लेंस की क्षमता। ठीक है, समझते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो लेंस की जो क्षमता होती है अर्थात पावर होती है उसको P से प्रदर्शित किया जाता है और P बराबर होता है 1/f, परंतु F जो होता है वो मीटर में होता है। अब इसको हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जैसे 10 है, अगर 10 को लिखा जाए 1/10, तो इसमें जो संबंध होता है वो होता है, इस संबंध को कहते हैं हम व्युत्क्रम। इस 10 का ये व्युत्क्रम है जिसको हम 1/10 कहते हैं, और 1/10 का जो व्युत्क्रम है वो आपका 10 है। ठीक है, तो यहां पर P का संबंध F के साथ कैसा है, 1/F है, तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं हम व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ होता है रेसिप्रोकल या जस्ट उल्टा। ठीक है, तो फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है, फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक होता है लेंस की क्षमता का, उसको हम डायोप्टर कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। अब चूंकि ये फोकस दूरी है, ये प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। फोकस दूरी जो होती है वो प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। तो जब फोकस दूरी प्लस और माइनस में होगी तो आपका जो P है वो भी प्लस माइनस में होगा। तो P अगर आपको प्लस डायोप्टर दिया है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3, और P अगर आपको माइनस डायोप्टर दिया है, तो आप इस प्लस और माइनस की सहायता से ये पता कर सकते हैं कि दिया गया जो आपका लेंस है, क्योंकि क्षमता किसकी होती है, लेंस की होती है, दर्पण की नहीं। तो दिया गया जो लेंस है वो उत्तल होगा अथवा अवतल होगा। कैसे पता करेंगे, अभी हमने आपको चिन्ह परिपाटी समझाई है, वो चिन्ह परिपाटी के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि जो दिया गया मान है किसका, क्षमता का, पावर का, उसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि दिया गया जो लेंस है वो किस प्रकृति का है। अगर प्लस आ रहा है तो ये किस प्रकृति का होगा, ये उत्तल लेंस होगा, और अगर माइनस आ रहा है तो किस प्रकार का लेंस होगा, ये अवतल लेंस होगा। ये अवतल लेंस होगा और ये उत्तल लेंस होगा। अगर दी गई क्षमता प्लस डायोप्टर में है, कुछ भी है, तो वह उत्तल लेंस को प्रदर्शित करेगा, और दी गई क्षमता अगर माइनस डायोप्टर में है तो वह अवतल लेंस को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आपका जो लेंस की क्षमता होती है वो क्या होती है।